हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसे हम मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, उसकी पार्ट 1 वीडियो में हमने बैकग्राउंड, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल लेजिस्लेचर से रिलेटेड सारी डिटेल्स को कवर कर लिया था। अब देखते हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंजेस हुए। बट पहले देखना होगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या स्थिति थी। हमने ये ऑलरेडी देखा था कि 1909 के समय में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर 7 जगहों पर थी। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि सभी प्रोविंसेस में एडिशनल मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया गया था और यहाँ पर भी एडिशनल मेंबर्स जो थे वो नॉमिनेटेड भी हो सकते थे और इलेक्टेड भी। अब देखते हैं कि चेंजेस क्या क्या हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। पहला चेंज तो ये हुआ कि यहाँ पर 2 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और ऐड की गई, बिहार एंड उड़ीसा और सेंट्रल प्रोविंस। इसके अलावा अब जो है ये कहा जा रहा था कि हर एक प्रोविंस में जो मेंबर्स इलेक्ट होकर आएंगे उनमें 3 से 4 मेंबर्स को मिनिस्टर बना दिया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी। डायरकी का मतलब होता है डबल गवर्नमेंट। बट कैसे, ये डबल गवर्नमेंट कैसे इंट्रोड्यूस हो गई ये हम समझेंगे। बट ये समझने के लिए थोड़ा पीछे से शुरुआत करनी होगी। हमें देखना होगा कि 1919 से पहले क्या हो रहा था। देखो, हमने देखा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ये पावर दी थी कि वो अपने अपने प्रोविंसेस के लिए लॉज बना सकते हैं। बट फिर भी साल 1919 तक ये एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था कि किसी सब्जेक्ट पर लॉ जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाएगा या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मद्रास प्रेसिडेंसी में रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड लॉ बनाना है। अब ये लॉ मद्रास प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाएगी या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो 1919 से पहले क्लियर डिवीज़न ना होने की वजह से इस तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो जाया करती थी। इसीलिए यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक चेंज किया गया। यहाँ पर सेंटर और प्रोविंस के बीच का जो ये लफड़ा है इसको ख़त्म कर दिया गया। सभी सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट्स ऑल इंडिया इंटरेस्ट के थे या जिनमें पाया गया कि देश में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट्स को सेंट्रल सब्जेक्ट की लिस्ट में डाल दिया गया। फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल रिलेशंस, करेंसीज, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स जैसे 47 सब्जेक्ट जो थे वो सेंट्रल सब्जेक्ट्स के पार्ट बन गए। इसके अलावा 50 प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट पर लॉज जो है वो गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलकर बनाती थी। और आपको पता ही है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स हुआ करते थे, जबकि ट्रांसफर सब्जेक्ट पर गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर्स मिलकर लॉ बनाते थे। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये प्रोविज़न था कि इलेक्टेड मेंबर्स में से 3 या 4 मेंबर्स को मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो ये मिनिस्टर्स और प्रोविंस का गवर्नर मिलकर ट्रांसफर सब्जेक्ट पर लॉ बनाते थे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 लॉ मेकिंग बॉडीज़ बन गई हैं, एक गवर्नर प्लस मिनिस्टर और दूसरी गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स। इसका मतलब ये कि हर एक प्रोविंस के लिए ये दोनों बॉडीज़ लॉ बना रही हैं। एक लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो रिजर्व सब्जेक्ट पर लॉ बना रही है और दूसरी लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट पर लॉ बना रही है। तो इस तरह हमें प्रोविंस लेवल पर डबल गवर्नमेंट देखने को मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और इसीलिए हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो ये तो हुए वो चेंजेस जो कि प्रोविंशियल लेवल पे हुए। अब देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का एक छोटा सा असेसमेंट। देखो, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हुई कि इस एक्ट की वजह से हमारे देश में पहली बार 1920 में डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिले, जिसके थ्रू सेंट्रल लेजिस्लेचर के 65% और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के 70% मेंबर चुने गए। हालांकि यहाँ पर जो वोटर थे वो बहुत कम थे, क्योंकि हर कोई वोट नहीं कर सकता था। वोटर बनने के लिए जो क्राइटेरिया थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। एजुकेशन और रेवेन्यू से रिलेटेड क्राइटेरियाज थे जो कि हर कोई फुलफिल नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से अराउंड 17,000 लोग ही एलिजिबल वोटर थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये भी कहा गया कि इस एक्ट में दिए गए प्रोविजंस द्वारा जो चेंजेस हो रहे हैं उसका जो असर हो रहा है उस पर स्टडी करने के लिए 10 साल के बाद एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। हालांकि ये कमीशन थोड़ा जल्दी ही अपॉइंट कर दिया गया था और ये कमीशन था साइमन कमीशन। इसी एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन को भी अपॉइंट किया गया था। ये भी एक बड़ा चेंज था। तो ये बेसिकली असेसमेंट के नाम पे मैंने आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स ही दे दिए, लेकिन किसी और वीडियो में हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। अभी के लिए हम देख सकते हैं कि सभी पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया है। बुक सभा चैनल पर हिस्ट्री और पॉलिटी के सारे टॉपिक्स को मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है और इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और ऐसी ही और वीडियोज़ को देखते रहने के लिए बुक्सवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्सवा।